वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बेसिकली इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे 3 फेजेस मैंने लिखे हैं कि एक होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, देन सेकंड होता है प्रोलिफरेटिव फेज एंड देन होता है सेक्रेटरी फेज। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि इन तीनों स्टेप्स में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस होती हैं इन द यूट्रस और इन द ओवरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है। दिस इज द एम्फूला, फेम्ब्राई, नीचे ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब एंड देन हेयर इज द यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के नीचे यहाँ पे सर्वेक्स एंड देन वेजाइना। ठीक है, तो जो हमारे पास यूट्रस होती है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। ठीक है, जो हमारे पास इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्राइटम फंक्शनैलिस। ठीक है, स्ट्राइटम फंक्शनैलिस। देन हमारे पास जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं स्ट्राइटम बेसिलस। ठीक है, तो स्ट्राइटम फंक्शनैलिस और बेसिलस में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास फंक्शनैलिस है इसके अंदर कॉइल एंड स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। और जब हमारे पास मेंसेस होते हैं तो इनर लेयर जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये विद आर्टरीज और ये जो है थ्रू वेजाइना बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन जो बेसिलस है वो हमेशा ही रहती है, लेकिन इसके अंदर ये स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरीज नहीं होती। ठीक है, जो हमारे पास बेसिलस है इसके अंदर स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं और जो हमारे पास आगे स्ट्राइटम फंक्शनैलिस स्टार्ट हो जाती है वहां पे इस तरह कॉइल्ड आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्राइटम के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं जब ये फॉर्म होती है। ठीक है, जब ये टूट जाती है तो अगेन हमारे पास दोबारा नई स्ट्राइटम फंक्शनैलिस बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन में कॉइल आर्टरीज और इसके साथ जो यूट्राइन की इंटरनल वाल है जिसको हम स्ट्राइटम फंक्शनैलिस कहते हैं, इस सारी की ब्रेक डाउन होती है और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये वेजाइना से रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली फेज होता है 1 to 5 डेज का। ठीक है, तो ये 1 to 5 डेज जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कुछ का 1 डेज होता है, 5 डेज भी हो सकता है और इवन दैट अगर 5 डेज से ज्यादा है तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया। ठीक है, तो हमारे पास मेंसेस जो है पर्सन टू पर्सन 1 to 5 डेज तक हो सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है? प्रोलिफरेशन में ये सारी की सारी जो हमारे पास रिमूव हो चुकी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें आप, ये जो इंटरनल लेयर है ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है इन द मेंसेस और ये जो है हमारे पास बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, इसके साथ ब्लड लॉस इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ जो स्पाइरल आर्टरीज हैं या कॉइल्ड आर्टरीज हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इस कंडीशन में थोड़ा ब्लड भी लॉस होता है जब हमारे पास मेंसेस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज है। तो प्रोलिफरेशन में ये सारी की सारी जो इनर लेयर है ये दोबारा बनती है और हमारे इसके अंदर जो स्पाइरल आर्टरीज हैं ये सारी की सारी स्पाइरल एंड कॉइल जो आर्टरीज होती हैं ये सारी दोबारा बनती हैं और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स भी बनते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं यूट्राइन ग्लैंड्स और इसके अलावा जो आर्टरीज का फॉर्मेशन ऑफ आर्टरीज जो है उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस और स्ट्राइटम फंक्शनैलिस जो है वो रीजनरेशन होती है इस फेज में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह एस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल में। ठीक है, तो हमारे पास जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो क्या काम करता है यूट्रस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो स्टिमुलेट हो जब यहाँ से रिलीज होता है थ्रू ब्लड सप्लाई, वो आकर हमारे पास स्टिमुलेशन देता है म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ सर्वेक्स को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सर्वेक्स के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, उनको जो है ये स्टिमुलेशन देता है जिसकी स्टिमुलेशन से यहाँ पे हमारे पास एक थिन सा फ्लूइड बन जाता है। ठीक है, ये थिन सा फ्लूइड जो है ये क्या काम करता है? नॉर्मली यहाँ पे थिक फ्लूइड होता है, लेकिन जो हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज होता है उस दौरान यहाँ पे जो फ्लूइड है वो थिन हो जाता है। थिन क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास इस फेज के दौरान जब हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होता है नियर अबाउट ये जो फेज है हमारे पास ये होता है 14 डेज टू, ये नॉर्मली 5 डेज है तो 6 डेज टू 14 डेज तक।
तो इस फेज के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जब 14 डेज हो जाते हैं तो यहाँ से इस तरफ से स्पर्म ने मूव करना होता है, क्योंकि हमारे पास जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और सेम एज दैट 14 to 15 डेज जो है यहाँ पे इस तरफ से सेकेंडरी ओवोसाइट जो था हमारे पास, या हम कह सकते हैं एग जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, एम्फूला में। तो यहाँ से स्पर्म जो होता है उसने मूव करके हमारे पास जाना होता है एग के पास, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे थिन फ्लूइड होता है ताकि स्पर्म जो है इजीली यहाँ से पास आउट कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? सिक्रेटरी फेज जो होता है ये नॉर्मली हमारे पास 15 to 28 डेज का होता है। 28 से कम भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, +-7 कुछ बुक्स में लिखा होता है और कुछ ने ज्यादा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास +-7 जो है वो 28 से 21 डेज पे भी खत्म हो सकता है हमारे पास सिक्रेटरी फेज, या हमारे पास जो है 21 के अलावा अगर इसमें प्लस करें तो 35 डेज तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट कुछ बुक्स जो है इसमें वेरी करती हैं और डेज भी लिखे होते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। तो हमारे पास सिक्रेटरी फेज है। सिक्रेटरी फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। सिक्रेटरी फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास लास्ट फेज के अंदर। हमने देखा था कि जब ये ओवुलेशन हो जाती है, यहाँ से एग रिमूव हो जाता है इनटू द एम्फुला, तो उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा था कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या था? जो हमारे पास टर्शरी फॉलिकल थे, या हम कह सकते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल जो थे, उनके अंदर से एग जो है वो रिमूव हो जाता है और बाकी जो स्ट्रक्चर बचती है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और यहाँ से कार्पस ल्यूटियम से LH की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा था प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये काम करता है, ये आकर फर्स्टली स्टिमुलेट करता है हमारे पास यूट्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। जो मैंने बताया कि यहाँ पे अगेन ग्लैंड्स, फ्यू ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये जो है ग्लैंड्स की फॉर्मेशन जब होती है तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये आकर स्टिमुलेट करता है हमारे पास ये इन ग्लैंड्स को, जो कि यूट्राइन ग्लैंड्स हैं। और इनकी स्टिमुलेशन से क्या होता है? इनकी स्टिमुलेशन से हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजन, लिपिड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन, देन हमारे पास लिपिड्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये किस लिए रिलीज हो रही होती हैं? क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट फेज है उसको हमने बोला कि प्रोलिफरेटिव फेज, तो उसके अंदर स्पर्म जो है वो मूव करके यहाँ पे जा रहा है एग के पास। तो एग के बाद जो है यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो आकर यहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो उसके लिए एक यूट्राइन को रेडी किया जा रहा है कि ग्लाइकोजन, लिपिड्स और डिफरेंट प्रोटीन्स अवेलेबल हों जब एम्ब्रियो यहाँ पे पहुंचे, तो ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटीन्स, ये ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स रिलीज होती हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारे पास और ज्यादा ये स्ट्राइटम फंक्शनैलिस को, ठीक है। स्ट्राइटम फंक्शनैलिस एक बार तो फॉर्म हो चुकी है प्रोलिफरेटिव फेज में, लेकिन ये जो है ये आकर और स्टिमुलेशन देता है, इसकी जो विड्थ है उसको और ज्यादा इंक्रीज करता है और इसके अंदर स्पाइल एंड कॉइल और आर्टरीज बनाता है और ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करवाता है, ताकि लिपिड्स, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा और रिलीज हो सकें, ठीक है। तो इस ये जो फेज है ये है सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इसके अंदर और भी काफी सारे काम होते हैं, जैसा कि हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो आकर सर्वेक्स ग्लैंड के, जो सर्वेक्स के म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, इनको स्टिमुलेट करता है। जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज था इनमें फ्लूइड को थिन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सिक्रेटरी फेज होता है तो इसमें फ्लूइड को थिक कर देते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड का थिक होने का क्या मतलब होता है कि जब यहाँ पे थिक फ्लूइड होगा तो कोई भी, क्योंकि हमारे पास इस फेज के अंदर आकर इम्प्लांटेशन होनी है, कोई भी एक्सटर्नल चीज या बैक्टीरिया या किसी किस्म का भी एंटीजन जो है वो आकर हमारे पास यूट्राइन के अंदर जो इम्प्लांटेशन होने वाली है उस एम्ब्रियो को डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से जो हमारे पास सर्वेक्स के म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो थिन जो है वो म्यूकस जो है वो रिलीज करते हैं ताकि कोई भी चीज अंदर इंटर ना हो सके, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिक्रेटरी फेज होता है, मैंने बता दिया कि 15 to 28 डेज का होता है, ठीक है। अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाती है
तो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई, स्पर्म एग के साथ मिला, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई और स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये भी फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे इन द एम्ब्रियोलॉजी, बट अभी के लिए ये देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे आकर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो पहुंच जाता है तो एम्ब्रियो जो है ये क्या काम करता है, एम्ब्रियो यहाँ पे रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। नॉर्मली इस हार्मोन को बोलते हैं HCG। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज में मेंशन कर दूं कि हमारे पास जो प्रेगनेंसी चेकिंग किट होती है, जो डिवाइस होती है, वो जो है वो सेंसिटिव होती है HCG की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप जो प्रेगनेंसी चेकिंग डिवाइस होती है उसको वेजाइना में पुट करते हैं तो HCG अगर यहाँ पे हाई लेवल है तो वो जो है स्टिमुलेशन देता है और वहां पे उसके ऊपर 2 लाइंस शो हो जाती हैं जो डिवाइस होती है, तो इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो HCG रिलीज कर रहा है। HCG क्या काम करता है, HCG जाकर हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम था इसको अगेन जो है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, थ्रू ब्लड सप्लाई ये HCG जो है ये पहुंचता है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम के पास और इसको स्टिमुलेशन देता है। पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन जब हमारे पास ये इम्प्लांटेशन हो जाती है तो HCG की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ये जब बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है तो ये आकर हमारे पास ये जो कॉइल एंड स्पाइरल आर्टरीज हैं इनको और ज्यादा स्टिमुलेशन देता है और इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और डायल्यूशन जो होती है आर्टरीज की, इनमें हेल्प करता है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और डायल्यूशन से क्या होगा कि हमारे पास जो एम्ब्रियो है वह प्रॉपर्ली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्राइटम फंक्शनलिस है उसको प्रॉपर्ली जब ब्लड सप्लाई हो रही है तो एम्ब्रियो तक भी ब्लड सप्लाई इजीली पहुंच रही होगी। ठीक है, तो ये फर्दर स्टेप्स में इसको डिस्कस करेंगे किस तरह ब्लड सप्लाई भी फॉर्म होती है इनके एम्ब्रियो और जो हमारे पास स्ट्राइटम फंक्शनलिस है उसके दरमियान। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन नहीं होती, HCG रिलीज नहीं होगा, HCG रिलीज ना होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मल अमाउंट नहीं है, तो ये जो है हमारे पास ये जो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरीज इनटू द स्ट्राइटम फंक्शनलिस है वो प्रॉपर नहीं होगी। जब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करेंगी तो ये जो हमारे पास यूट्राइन के ये जो टिश्यूज हैं इनको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, इनमें ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ये जो टिश्यूज हैं ये इस्कीमिया में चले जाएंगे और जब इस्कीमिक स्ट्रक्चर में चले जाएंगे तो इनकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और अगेन हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और इनकी ब्रेक डाउन के बाद ये जो इंटरनल लेयर है जो कि हमारे पास स्ट्राइटम फंक्शनलिस है ये ब्रेक डाउन होकर आउट ऑफ द बॉडी चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि हमारे पास जो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको भी HCG नहीं मिलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, ये जो है नॉर्मली जो है कन्वर्ट हो जाता है एक स्कार फाइब्रस टिश्यू में। ठीक है, तो ये स्कार फाइब्रस टिश्यू जो है इस टिश्यू को बोलते हैं हम कॉर्पस अल्बेकस। ठीक है, कॉर्पस अल्बेकस, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बेकस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे पास स्कार और फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूंगा कि आपको आंसर कर दूं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।